इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहिबान और अदलिया ने जितना बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया है 70 सालों में, माफ कीजिएगा, किसी और अदारे ने नहीं किया। पार्लियामान को पिछले 50 साल में अदलिया ने ही काम करने नहीं दिया, वरना हम्म। 19वीं तरमीम भी ना होती। सही। सज्जाद साहब देखिए, रियासत साहब मुझे बता रहे हैं कि मुझे इस पे आंसर करना है। मुझे इस एग्जीक्यूटिव पे जो है आंसर। वो तो अपॉइंट ना करे, वो तवाजुन जो है उन्हें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो अल जिहाद ट्रस्ट है वर्सेस फेडरेशन उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिर ये इजाजत देखिए कैसे मिल एग्जेक्टिव। जाती है जज जज साहिबान को कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज देते हैं? और ये एक के साथ नहीं हुआ, ये कई के साथ हुआ है। अच्छा नादिया नादिया साहब, पहली बात ये है कि नादिया हमारे वकला, हमारे रियासत वकला साहब, वी जो आर है ना, कमिंग बैक टू यू। हमारे वकला अक्सर जो इंतजामिया है और उस पार्लियामेंट को एक समझते हैं। ये बदकिस्मती है। जो पार्लियामेंट है, या सदर साहब का ओहदा है, या पार्लियामेंट है, या जो स्पीकर साहब हैं, ये बेसिकली अलामत है पाकिस्तान की। एक जो हमारा पार्लिमानी ढांचा उसकी, और जो पार्लियामेंट है वो माँ है इस डाइकोटमी ऑफ पावर सिस्टम की। इस पार्लियामेंट ने तय किया है कि इंतजामिया, अदलिया और तीसरे नंबर मुकन्नन। पे जो मुकन्नना है वो अलग अलग है। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने सिस्टम इवॉल्व किया था जजेस अपॉइंटमेंट का, क्या वो उसने सही काम किया? और इफ्तिखार चौधरी साहब से लेकर अब तक की जो 4-5 चीफ जस्टिस आए हैं, उनमें अगर देखें तो मेजॉरिटी पंजाबियों की नहीं आती है। इफ्तिखार चौधरी साहब का कोयटा का डोमिसाइल था, लेकिन वो भी फैसलाबाद बैकग्राउंड के आदमी थे। तो अभी जो एक सवाल है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, तो उसमें कहा यह जा रहा है, जो कि बहुत ही शानदार आइडिया है, कि उसमें चारों सूबों की, सेनेट के तरह चारों सूबों के जजेस उसमें शरीक होंगे, नुमाइंदगी होगी। नुमाइंदगी होगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो किसी एक सूबे की रजामंदी से सेटल नहीं होंगे। ये हमारे वकला को थोड़ा सा ठंडे दिल के साथ, अगर इनकी कुछ तजावीज हैं तो इनको पार्लियामेंट को देनी चाहिए। अगर ओके किसी चीज ओके। पे एतराज है तो वो नुक्ते उठाने चाहिए। लेकिन ये जो जजेस के साथ खड़े होके पार्टी बन जाके, इन जजेस के साथ खड़े होके पार्टी बन के इन्होंने पहले भी अपने नुकसानात किए, आइंदा भी करेंगे। ये मैं जी आपको एक रियासत तजरिया साहब। दूं। जी हाँ। रियासत साहब। देखिए, अदलिया को ब्लेम करना जो है ना वो भी मैं मुनासिब नहीं समझता। अदलिया को आपने काम ही नहीं करने दिया। आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो थी उन्होंने काम ही नहीं करने दिया। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को किसने फांसी दिलवाई थी? बताएं इस्तेमाल मुझे, कौन हुआ इसका था? पहले आंसर करें। जी, इस्तेमाल कौन हुआ था? हाई कोर्ट से फैसला इनकार कर किसने देते ना। जुल्फकार अली भुट्टो को कहा था कि सजाए मौत, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उस जज ने जिसने डिसेंट किया कि मैं ये फैसला गलत है जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ, उसकी आपने मैटर की डिग्री जारी किसने की? तो वो क्या कर जजेस लिया अफगान उनका? जी, इनकार कर अफगानिस्तान के देते ना। रास्ते पर आज भी मुल्क छोड़ जजेस गए। इनकार कर रहे हैं, आज भी आप जजेस इनकार इस कर रहे हैं, उस अदलिया वक्त इनकार को करते थे। कितने, इस इजाजत अदलिया, इस मुल्क के अंदर कितने मार्शल लॉ लगे? क्या ये अदलिया चलने का ये तरीकेकार है? इस मुल्क के अंदर ना जमहूरियत किसी ने चलने दी, ना अदलिया को किसी ने चलने दिया। अगर वो अपना काम कर रहे हैं, बात है जो गलत है उसको गलत कहे, सही को सही कहे। सिर्फ एक को कहना कि ये गलत है और ये सही है, ये दुरुस्त नहीं है। हम्म। देखें, जमहूरियत इस मुल्क के अंदर कितनी मरतबा डिरेल हुई, कितने मार्शल लॉ है, और ठीक है। ये जमहूरियत इस पाकिस्तान के अंदर पौधा लगाते हैं, फिर उखाड़ के देखते हैं इसने जड़े पकड़ियां, यानी फिर उस पौधे को लगाते हैं। ये जमहूरियत है। आप कहते हैं कि अदलिया ने उसको पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। भाई, अदलिया और पार्लियामेंट दोनों गुलाम है। हम आजादी चाहते हैं। इदारा, हर इदारा जो तीनों, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और अदलिया, ये अपने अपने डोमेन में रह के अपना अपना काम करें, इस मुल्क और कौम के लिए करें। अगर कोई इसके अंदर गलत है तो उसको गलत कहे, मैं भी उसको गलत कहूंगा। तो रियासत सिर्फ साहब ये ठीक है। कहना कि फलां गलत है और फलां गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। ओके। अच्छा, लेकिन सज्जाद साहब देखिए, आईनी अब नादिया, रियासत मैं साहब तो मानना कह रहे चाहूंगा, हैं। मैंने जी जाना है। जी जी, बहुत शुक्रिया रियासत साहब आपके थैंक यू। पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक सज्जाद अनवर थैंक साहब और इजाज साहब, अब इस पर मैं चाहूंगी कि आप जरूर कमेंट करें। देखिए, अब ये एक वाज़ेह डिवाइड है, और वकला बरादरी का, जैसे आपने पहले भी कहा कि हर हर उसमें एक साइड ले लेते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं। लेकिन ये मामला अब आगे कैसे जाते देख रहे हैं, जब एक आईनी तरमीम होनी है और होगी, नादिया साहबा, ये भी आपको नादिया पता है। साहबा, नादिया साहबा, मसला ये है कि रियासत साहब चले गए। मैं चाहता था अगर वो होते तो मैं ये बात करता
ये जब ये कहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे और जजेस को तो काम ही नहीं करने दिया गया। मैंने वो तो तो भाई जस्टिफाई भी किया ना जजेस ने उसको। नहीं, बात ये है कि जब मार्शल लॉ लगते थे पार्लियामेंट तो खत्म हो जाती थी, लेकिन जज सुप्रीम कोर्ट भी रहता था, हाई कोर्ट भी रहता था, और एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी के फैसले उनसे करवाती थी। और फिर जब पार्लियामेंट वजूद में आती थी और उसको एस्टैब्लिशमेंट तोड़ती थी तो जजेस उसके ऊपर स्टैंप लगाते थे। और जब सियासतदान जब भी जजेस के बारे में कोई कानून बनाते थे, जब भी मुल्क में डेमोक्रेसी सो कॉल्ड आती थी, तो सबसे ज्यादा जजेस उनके ऊपर अटैक करते थे। अभी पिछले 10 सालों में 2 वजीर आजम इन जजेस ने हटाए हैं। जब 58(2)B खत्म हुई तो बिल्कुल उन्होंने जजों को इस्तेमाल किया। ये किस मुंह से कह रहे थे? मैं अगर सामने होते तो मैं बात करता इनसे। सही बात ये सही। है कि जो हमारी जुडिशरी है वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के करती है, और जो जज नहीं मिलता उनके साथ, तो जैसे उन्होंने कहा मैट्रिक की जाली सनद निकाली गई, या अभी मैंने अपनी आंखों से देखा था जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था, एजाज और मैं साथ थे, हम इस्लामाबाद में थे उस दिन सेम डे, और ठीक उस है। दिन उन्होंने जुडिशियल कॉलोनी को लॉक कर दिया था नादिया साहबा। और उन्होंने अगले दिन उन जजों को आने दिया था सुप्रीम कोर्ट जिनको उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी कि वो आए, और जिनको उन्होंने रोकना था उनको रोक लिया था। उस वक्त ये वकील तो गली में नहीं निकले थे। ये वकील और ये जजेस उस वक्त बहादुर और दलेर हो जाते हैं जब इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोई सेटअप आता है, फिर ये उनको नाकों चने चबाते हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादा। अच्छा एजाज साहब, अब मुझे, आप जरूर कोई और बात करने जा रहे हैं लेकिन पहले आप मेरी बात का जवाब देंगे। ये मुझे बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं, उसमें देखिए वो मुस्तकिल सिर्फ एक आईनी अदालत का जिक्र करते हैं और एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक हैवी पैकेज ला रही थी जिसमें मौलाना ने फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया था, आर्टिकल 8 का जिक्र किया था और मिलिट्री के स्पेस को बढ़ाने का जिक्र किया था। पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी या वो ये मुसव्वदा इतना हेविली पैक नहीं होगा, ये दो चीजों के ऊपर फोकस करेगी पीपल्स पार्टी? नहीं, मुसवदा हैवली पैक तो होगा, लेकिन हम्म। बाकी की जो चीजें हैं ना उनमें से कुछ चीजें निकाल दी जाएंगी। ओके। मिसाल के तौर पर, हाँ, मेरी इतला ये है, हो सकता है आगे चल के गलत साबित हो जाए क्योंकि अभी तो प्री मैच्योर है, लेकिन मेरी इतला ये कि ये जो हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफर का मामला था, ये खत्म कर दिया जाएगा, उसमें से ये नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जो स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की डिमांड है, उसमें जो हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट, वो मुकम्मल तौर पर आजाद है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं है, अंडर नहीं। ठीक। अंडर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह हुआ कि वो जुडिशियल पॉलिसी साथ कमेटी बनाकर उसको हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर ले लिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं है, वो बहाल हो जाएगी। इसी तरह कुछ और चीजें जो हैं वो बहाल होनी है। अभी चूंकि मुसवदा हतमी स्टेजेस पर है, हो सकता है कि फौजी अदालतों के हवाले से वो जो माजी की एक तरमीम थी जिसमें दहशतगर्दी से मुतालिक केसेस में किया गया था, और उसका भी क्या बना था, अदालतों ने वो 378 दहशतगर्दों को छोड़ दिया था, तो वो हो सकता है उसमें उसका कुछ हिस्सा इसमें इंकॉर्पोरेट हो जाए, लेकिन ये अभी इब्तदाई बात है। ताहम जो खबर मेरे पास है वो ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग अब इस प्रोसेस को लीड नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस को लीड कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के कांधों पर यह जिम्मेदारी डाल दी है तमाम लोगों ने। उसमें आप एस्टैब्लिशमेंट भी कह सकती हैं, लेकिन नून लीग इस बात पर पीछे हट गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी ही नेगोशिएट कर रहे हैं जहां भी नेगोशिएट करने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी वही कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बस मिस होने के करीब है, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक ये जो प्रोसीजर एक्ट के हवाले से ये जो नजरसानी का फैसला है, माफ कीजिएगा 63A की नजरसानी का, उसके बाद हुकूमत के लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी। और उसका भी ना ना मकसद ना, वो लेकिन जो सेनेट में क्या करेंगे एजाज साहब? सॉरी माजरत, सेनेट में उनको फिर भी मौलाना दरकार है। 2 वोट दरकार है, वो कहीं से भी आ जाएंगे। वो जब वो 63A की वो जो तशरीह थी जो बंदयाल साहब ने की थी और मुजीब अख्तर साहब ने वो फैसला लिखा था, वो मेरा ख्याल फैसला है गैर आईनी कि इसलिए है। मेरा ख्याल है कि मैं बात मौलाना कंप्लीट ऑन कर बोर्ड लूं होंगे। मैं बात कंप्लीट कर लूं। वो फैसला इसलिए गैर आईनी है कि मैंने उस वक्त रजा रब्बानी से ये पूछा जो हेड थे और लोगों से भी
तो लोगों ने ये बताया कि हमारा मकसद ये है कि लोग अपनी मर्जी से वोट कर दें। अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करते हैं तो फिर उनको अवाम के पास जाना पड़ेगा। पार्टी लीडर उनको असेंबली से निकाल देगा। फिर अवाम फैसला करेंगे कि पार्टी लीडर ठीक है या वो आदमी जिसने अपनी विल से वोट किया। अब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंट को समझना जरूरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमेशा। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम ये कहते हैं कि नहीं, हम पार्लियामेंट को डिक्टेट करेंगे। जो वो सजाद बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट को तो कभी किसी ने चलने ही नहीं दिया बेचारी को। उसकी और सबसे ज्यादा उसमें कसूर जो है वो पाकिस्तानी अदलिया का है, और ये पार्लियामान के लोगों की शिकायत भी है, और एस्टेब्लिशमेंट का है कसूर। लेकिन पार्लियामान को रोकने में, उसके बुनियादी काम से रोकने में मामूली कामों पर तो धमकियां आ जाया करती थी, बाद में भी आती रही। ये पहली बार है कि काजी फायज ईसा पार्लियामान गए ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड भी करें और पार्लियामान की सुप्रीमेसी को भी तस्लीम करें। वरना कभी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट पे चीफ जस्टिस साहिबान कभी गए हैं? हालांकि चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो डिक्टेटर से जाकर मुलाकात करना पसंद करते थे और पार्लियामान में आना पसंद नहीं करते थे। पार्लियामान को जवाब नहीं देती थी सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाबात के हवाले से। ये भी पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाबात के ऑडिट को ओपन कर दिया जस्टिस काजी फायज ईसा ने, और पीएससी उसका वो कर सकती है ऑडिट। तो ये तमाम चीजें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होंगी। और जो अपॉइंटमेंट का है, जजिस के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, वो जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसको भी बेहतर किया जाएगा। उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक जो पार्लियामेंट्री हियरिंग है, वो ओरिजिनल जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी पार्लियामेंट्री हियरिंग अपॉइंटमेंट के लिए, वो इफ्तिखार चौधरी ने रोब शोप डाल के तो नवाज शरीफ को पीछे कर दिया था। नवाज शरीफ डर गए थे और फिर वो जुडिशियल कमीशन आ गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी और जजेस मिल जाएंगे और पार्लियामेंट्री हियरिंग जो है ना उसका तरीकाकार होगा। ये दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान की भी इससे इज्जत होगी, कोई बेइज्जती नहीं होगी। तो ये मेरे नजदीक जो है वो अगले पैकेज का हिस्सा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपका भी, सज्जाद अनवर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के विदिन जो इस वक्त झगड़ा बड़ा इंटेंस होता जा रहा है, ये कहाँ जाकर रुकता है। और आईनी तरमीम के हवाले से वो मुसव्वदा एजाज साहब कहते हैं कि बहुत जल्द अब सामने आने को है। और ये बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि जो ही हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर वो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो फौरन हम उस तरमीम को ले आएंगे। और आईनी अदालतों का कयाम नागुज़ीर है, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मामले को लेकर चल रही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।